हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू विद पूजा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के इतिहास सब्जेक्ट के चैप्टर 3 जो है हिंद चीन में साम्यवादी आंदोलन, इस चैप्टर के जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर इस वीडियो में कराए जाएंगे। इसके पहले जो है इस चैप्टर के पूरा बुक पढ़ाया जा चुका है और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा रिक्त स्थानों को भरे एवं जो है अति लघु उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देख लें ताकि आपकी समझ अच्छी हो और आपको एग्जाम में सहायता मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर में है फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का जो है उद्देश्य क्या था, क्वेश्चन है। इसका उत्तर जो है, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य जो है डच एवं ब्रिटिश कंपनियों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। भारत में फ्रांसीसी पिछड़ रहे थे। चीन में उनका जो है व्यापारिक प्रतिद्वंदी मुख्य रूप से इंग्लैंड था। फ्रांस द्वारा जो है हिंद चीन का उपनिवेश बनाना जो है प्रारंभिक उद्देश्य जो था वो डच एवं ब्रिटिश जो कंपनी थे उसका व्यापारिक जो प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। भारत में जैसे जो है फ्रांसीसी पिछड़ रहे थे और चीन में जो है व्यापारिक प्रतिद्वंदी जो है मुख्य रूप से उसका इंग्लैंड था। चीन का प्रतिद्वंदी इंग्लैंड था। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीनी क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन की परिस्थितियों में संभल सकते थे। भारत एवं चीन को वो जो है एक साथ हिंद चीन के क्षेत्र पे रहकर जो है संभाल सकते थे। दूसरी, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशियों से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरे, बिछड़े समाजों को समय बनाने के लिए विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। अमेरिका जो पूर्व में फ्रांस का समर्थन कर रहा था वह भी हिंद चीन में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा था। औद्योगिकरण के लिए जो है कच्चे माल की आपूर्ति जो है उपनिवेशों से हो रही थी क्योंकि यहाँ पे अच्छे कच्चे माल की उपलब्धता ज्यादा थी और उत्पादित वस्तुओं के लिए भी बाजार की उपलब्धता अच्छी थी। तीसरा था कि पिछड़े समाजों को सभ्य बनाने के लिए विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित करना था। अमेरिका जो देश है वो पहले तो फ्रांस का समर्थन कर रहा था, बाद में जो है वो भी है जो हिंद चीन में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा था। साम्यवादियों के प्रभाव को इस क्षेत्र में रोकने के लिए अमेरिका कृत संकल्प था। साम्यवादी जो था उसका जो प्रभाव है इस क्षेत्र में हिंद चीन क्षेत्र में जो है अमेरिका जो है उसको रोकने के लिए पूरा संकल्पित किए हुए था, पूरा प्रयास में लगे हुए था। ये है कि हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य था। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, माई ली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? माई ली गांव में एक घटना हुई थी तो वो क्या घटना थी ये बारे में बताना है और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। दक्षिणी वियतनाम एक गांव था जहां लोगों को वियतकांग समर्थन मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दी। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया जिसने इस घटना को उजागर किया था। माई ली गांव जो है ये दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था जहां जो है अमेरिका के लोगों जो है अमेरिकी सेना ने पुरुषों को वहां के मार डाला और औरतों तथा बच्चियों को जो है बंदी बनाकर उनका बलात्कार किया तथा बाद में उन्हें भी मार डाला और पूरा गांव में आग लगा दिया। इसी दौरान जो है एक बूढ़ा वहां से जिंदा बच निकला और उसी ने है जो इस घटना को
मालेगांव की जो घटना थी इसको उजागर किया। यह है मालेगांव की घटना तथा अब इसका क्या प्रभाव पड़ा ये देखते हैं। इस घटना के कारण अमेरिका की पूरे विश्व में किरकिरी होने लगी, अतः राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्रीय योजना की घोषणा की। मालेगांव की जो घटना के दौरान जो है अमेरिका का जो है पूरा विश्व में जो है तिरस्कार होने लगा। इसके लिए जो है वहाँ के राष्ट्रपति निक्सन ने जो है शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की। अब ये 5 सूत्री क्या है ये देखते हैं। हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथा स्थान पर रहें। मतलब है कि हिंद चीन में जो भी सेना था वो युद्ध के दौरान युद्ध बंद कर दे और अपने अपने स्थान पे रहें। दूसरा था युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। युद्ध जो है उसका देखरेख जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा है कि इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। कोई भी देश जो है जैसे ये हिंद चीन क्षेत्र और ये अमेरिका फ्रांस को जो उपनिवेश बनाए हुए थे वो अपने जो शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। ये सूत्री के दौरान था, सूत्री योजना के दौरान था। फोर्थ था युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेंगी, सभी बमबारी से आतंक फैलने वाली घटनाओं तक बमबारी भी वहां पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। हिंद चीन क्षेत्र में जो भी युद्ध चल रहा था, जो भी संघर्ष वहां पे चल रहे थे, इसका विराम करना था। ये था राष्ट्रपति निक्सन के जो है शांति के लिए 5 सूत्री योजना। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। थर्ड क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति निक्सन जो है हिंद चीन में शांति के लिए 5 सूत्री योजना कौन कौन से लाए थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा वहाँ, ये बताना है। अभी दूसरे क्वेश्चन में भी हम देखे थे कि वहाँ का प्रभाव क्या पड़ा, तो चलिए फिर से देख लेते हैं। मालेगांव की घटना के बाद विश्व में किरकिरी होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने निम्नलिखित 5 सूत्री योजना की घोषणा की। मालेगांव की घटना जब घटित हुई उसके बाद जो है विश्व में अमेरिका की किरकिरी होने लगी और उसी के बाद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो निक्सन था वो 5 सूत्री योजना की घोषणा की। 5 सूत्री घोषणा में क्या क्या था तो ये देखते हैं। फर्स्ट था हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहें। सेकेंड था कि युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। थर्ड था कि इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। फोर्थ था कि युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेंगी, सभी बमबारी से आतंक फैलाने वाली घटनाओं तक। फोर है कि युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। ये जो है 5 सूत्री योजना था अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का शांति के लिए। अब देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या रहा। तो परंतु इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इस शांति प्रस्ताव को जो है राष्ट्रपति निक्सन का जो 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव लाया गया था उसको जो है वो तिरस्कार अस्वीकार कर दिया गया, स्वीकार नहीं किया गया। 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग उत्तरी वियतनाम अमेरिका दक्षिणी वियतनाम में समझौता हो गया, परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए कहा। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिराए गए जिनकी कुल संख्या विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज्यादा आंकी गई। जब ये प्रस्ताव लाया गया 5 सूत्री योजना तो इसे अस्वीकार कर दिया गया। अंत में क्या कि 24 अक्टूबर 1972 को जो है वियतकांग उत्तरी वियतनाम
अमेरिका, दक्षिणी वियतनाम में समझौता हो गया, परंतु जो है दक्षिणी वियतनाम ने इस पे आपत्ति जताई और जो है पुनः मतलब कि बात करने के लिए कहा कि तो फिर जो है वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब इस बार जो है अमेरिका इतना बम गिराया वियतनाम पे कि जो है हिरोशिमा में जो जितना परमाणु बम गिराया गया था उससे भी कहीं ज्यादा यहाँ पे गिराया गया। चलिए और आगे देखते हैं। अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। समझौते की मुख्य बातें थी, अंत में जो है ये 27 फरवरी 1973 को जो है पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति का समझौता पे हस्ताक्षर हो गया। लेकिन इसकी मुख्य बातें यह थी कि युद्ध समाप्त के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह करने एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। इस दौरान जो है जब समझौता हो गया 27 फरवरी 1973 को वियतनाम युद्ध की समाप्ति का, उसके बाद जो है कुछ इस समझौते के दौरान कुछ प्रमुख बातें किया गया, जिसमें जो है ये था कि अमेरिका जो है 60 दिनों के अंदर जो है अपनी सेना को वापस ले जाएगी। और है कि दूसरा हुआ कि उत्तर और दक्षिण वियतनाम तो जो है अपने सलाह करके एकीकरण करेंगे। और तीसरा है कि हुआ कि अमेरिका वियतनाम को जो है असीमित आर्थिक सहायता देगा। आर्थिक सहायता वो अमेरिका जो है वियतनाम को करेगा। इस तरह से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया एवं जनवरी 1975 में दोनों वियतनाम मिल गए। इस युद्ध में 1955 करोड़ सैनिक मारे गए, लगभग 3 लाख सैनिक घायल हुए। दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर एवं जेट नष्ट हो गए, ट्रकों की गिनती नहीं। इस दौरान जो है ये युद्ध के दौरान जो है 9855 करोड़ जो है सैनिक मारे गए ये अमेरिका के, और 3 लाख सैनिक घायल हुए तथा दक्षिणी वियतनाम के जो है 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर एवं जेट नष्ट हो गया। ट्रकों की तो कोई गिनती ही नहीं है। और जनवरी 1975 में जो है दोनों वियतनाम, उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एकीकरण कर लिया गया। इस सारे घटना के परिप्रेक्ष्य में धन जन की बर्बादी के अलावे अमेरिकी शाह को गहरा आघात लगा। पूरे हिंद चीन में वह बुरी तरह असफल रहा। अंततः उसे अपनी सेना हिंद चीन से हटानी पड़ी और सभी देशों की संप्रभुता अखंडता को स्वीकार करना पड़ा। अंत में ये हुआ कि लास्टली जो है अमेरिका को वहां से छोड़कर अब लौटना पड़ा अपना देश, और जो है वहां से हिंद चीन में उसका पूरी तरह से वह असफल रहा और वहां से अपनी सेना उसको हटाना पड़ा तथा उसे स्वीकार करना पड़ा ये उसका वियतनाम का संप्रभुता अखंडता को सभी देशों की। ये थे 3rd क्वेश्चन। चलिए अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन में है कि फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करो। फ्रांसीसी जो हिंद चीन क्षेत्र में शोषण कर रहे थे इसका वर्णन करना है, और वहाँ पे फ्रांसीसी जो है क्या क्या अच्छे काम किए, क्या क्या अच्छे कार्य किए वहाँ सकारात्मक, उसका वर्णन करना है। तो उत्तर देखते हैं। फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण तो व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया। उसके बाद भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में जो है फ्रांस तो पहले शोषण कर रहे थे नगरों एवं बंदरगाहों से, लेकिन बाद में जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी है जो किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया था। सर्वप्रथम फ्रांसीसी ने
शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया एवं दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा। इन प्रयास का ही फल था कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। सर्वप्रथम में जो है फ्रांस जो है शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता पे भी ध्यान दिया, नहर एवं जल निकासी की जो है पूरी समुचित व्यवस्था किया, दलदली भूमि, जंगलों आदि में भी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया और इसी का फल हुआ है कि 1931 ईस्वी में जो है वियतनाम जो है विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। रबर बागानों, खानों, फार्मों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। रबर बागानों और खानों जैसे फार्मों में जो है मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लिया जाता था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वो होता है जिसमें जो है मजदूर का कोई अधिकार नहीं होता है, सारा अधिकार जो होता है वो मालिक का अधिकार होता है। जमींदारी अपने विकृत रूप में आ चुकी थी। हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक संरचनात्मक विकास जोरों पर रहा एवं एक विशाल रेल नेटवर्क, सड़क जाल बिछ गया था, परंतु किसानों, मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था क्योंकि सारी व्यवस्था ही शोषण मुल्क थी। फ्रांस जो थे वो तो मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम ले रहा था। इससे जो है जमींदारी अपनी विकृत रूप में आ चुकी थी। उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक तो जो था संरचनात्मक विकास जोरों पर था। रेल नेटवर्क, सड़क जाल बिछ गया था, परंतु जो किसान मजदूर थे उनका जीवन स्तर जो है गिरता जा रहा था क्योंकि उनका शोषण किया जा रहा था फ्रांसीसी के द्वारा। जहां तक शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा एवं चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी, परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभावों का डर था। अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा था और स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। जहां तक शिक्षा का प्रश्न था हिंद चीन क्षेत्र में, तो पहले तो लोग स्थानीय भाषा एवं चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे थे, लेकिन अब जो है फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी वहाँ। परंतु इस क्षेत्र में जो बसने वाले लोग थे वो फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभाव का डर था, अतः जो है शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाने लगा और स्कूल के अंतिम साल में जो है परीक्षा के अधिकतर जो है स्थानीय बच्चों को, जो हिंद चीन क्षेत्र के बच्चे थे, उन लोगों को जो है फेल कर दिया जाता था। स्थानीय जनता एवं कॉलोनी की सामाजिक स्थिति में आसमान और जमीन का अंतर था। 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। स्थानीय जनता जो थी, हिंद चीन क्षेत्र के जो जनता थे एवं कॉलोनी की जो सामाजिक स्थिति, कॉलोनी जो फ्रांसीसी का था, वो तो वो दोनों में जो है अंतर जो है आसमान जमीन का अंतर था वहाँ पे सामाजिक स्थिति में। और 1920 के दशक तक तो आते आते जो है छात्र छात्राएं जो है राजनीतिक पार्टियां भी बनाने लगे थे। दनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण की पराकाष्ठा थी। दनोई विश्वविद्यालय हिंद चीन क्षेत्र में जब बंद किया गया, वो जो है फ्रांसीसी शोषण का सबसे बड़ा वहाँ पे शोषण था। चलिए अब ये 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, हिंद चीन के राष्ट्रवाद के विकास की वर्णन करें। हिंद चीन में जो है राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, इसका उत्तर देखते हैं। तो हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश के छिटपुट विद्रोह का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था।
परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा। वहाँ राष्ट्रवाद का विकास निम्न प्रकार से हुआ। हिंद चीन क्षेत्र में जो है फ्रांसीसी उपनिवेश में जो है वहाँ पे तो पहले से ही विद्रोह होने लगे थे, लेकिन 20वीं शताब्दी के आते आते जो है वो यह तो है शिखर पे पहुंच चुका था। वहाँ राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था और इस तरह से राष्ट्रवाद का विकास में जो है निम्न प्रकार से देखा गया। तो क्या क्या देखा गया, चलिए देखते हैं। पहला है कि 1930 ईस्वी में फान बोईचाओ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग थे। फान बोईचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। 1930 ईस्वी में जो है फान बोईचाओ ने जो है दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और इसके नेता जो बने वो कुआंग को बनाया गया। और बाद में जो है फान बोईचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है एक पुस्तक लिखा और ये पुस्तक से जो है हिंद चीन क्षेत्र में काफी हलचल पैदा हो गया। दूसरा है कि 1905 में जापान द्वारा रूस को हटाया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। 1905 में जो है जापान के द्वारा रूस को जब हटाया गया, पराजित किया गया, उसके बाद जो है हिंद चीन के लिए जो है हिंद चीन क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे ये सब के लिए प्रेरणा स्रोत बना और वहाँ पे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। नेक्स्ट है कि रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे जो फ्रांसीसी विचारों के लिए विचार उन्हें उद्वेलित कर रहे थे। रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी जो विचारक थे उन लोग में जो है हिंद चीन लोगों में जो है राष्ट्रवाद की विकास का कर रहे थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रवादी नेता फान चूत्रिंग ने राष्ट्रवादी आंदोलन के स्वातंत्र्य स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। राष्ट्रवादी नेता जो फान चूत्रिंग था वह राष्ट्रवादी आंदोलन को स्वतंत्र स्वरूप में जो है गणतंत्रवादी बनाने का वो प्रयास कर रहा था। नेक्स्ट है कि जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्रों ने फान चूत्रिंग के विचारों से प्रभावित होकर वियतनाम कुआंग फुक होई नामक संगठन की स्थापना की। जापान में जो शिक्षा प्राप्त करने गए थे छात्र लोग उन्होंने जो है फान चूत्रिंग के विचारों से प्रभावित होकर वियतनाम जो क्वान फुक होई नामक एक संगठन स्थापना किया छात्रों ने। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई ज्यादतियों के कारण 1914 में ही देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है वहाँ के जो है 1914 ईस्वी में जो देशभक्त लोग था वह वियतनामी राष्ट्रवादी दल का नामक एक संगठन बनाया, जिसका जो अधिवेशन किया गया था वो कैंटन में हुआ था। नेक्स्ट है कि 1917 में हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी छात्र था, उसने जो है पेरिस में ही साम्यवादी का एक गुट बनाया। नेक्स्ट है कि 1925 में हो ची मिन्ह ने साम्यवाद से प्रेरित होकर वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया। हो ची मिन्ह ही ने 1925 में जो है वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया। नेक्स्ट की 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर जो है वियतनाम कांग सान इंग की स्थापना की। हो ची मिन्ह ही ने जो है 1930 ईस्वी में जो राष्ट्रवादी गुट जो थे बिखरे हुए उन लोगों को जो है एकजुट कर जो है वियतनाम कांग सान इंग की स्थापना किया। नेक्स्ट की 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया, क्योंकि हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था।
नेक्स्ट है कि 1930 ईस्वी में जो है वहाँ पे मंदी बहुत हो गई थी और हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। इसके कारण जो है वहाँ पे के किसान जो है बहुत परेशान थे और उसी के बाद जो है राष्ट्रवादी भावना जो है वहाँ पे जो है जोर पकड़ लिया, मतलब कि चरम सीमा पे पहुंच गया। इस तरह से जो है वहाँ पे हिंद चीन क्षेत्र में राष्ट्रवादी भावना का उजागर हुआ। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 करा दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू।